आज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का 11वां लेक्चर है और आरबीसी के मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की दूसरी श्रृंखला है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लाइकोफोरिन के बारे में। ग्लाइकोफोरिन हम लोग किसे कहते हैं, क्या है ये ग्लाइकोफोरिन। अगर ग्लाइकोफोरिन की बात करें तो इसमें दो शब्द हैं, है ना। ग्लाइकोफोरिन, एक तो इन है, इन का मतलब प्रोटीन, और ग्लाइको का मतलब शुगर। अर्थात ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें शुगर जुड़ा रहता है। ये सिंगल अल्फा हेलिक्स होता है, सिंगल अल्फा हेलिकल, है ना, अल्फा हेलिक्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मतलब मेम्ब्रेन के एक पार से दूसरे पार यह निकला हुआ रहता है। ग्लाइकोफोरिन के बारे में बहुत सारे पिक्यूलियर इंफॉर्मेशन है, जैसे कि फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये पहला मेम्ब्रेन प्रोटीन है। फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग किया गया। फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन which was complete amino acid sequence। ओके, किस ऑर्डर में अमीनो एसिड उसका ये स्टडी किया गया था। फर्स्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन which was complete amino acid sequenced in the lab। ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन में तो सैकड़ों प्रोटीन्स हैं, लेकिन प्रोटीन है जिसका इस तरह से स्टडी किया गया। सेकेंड इसमें है कि चूंकि यह ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ऑब्वियसली इसका एक आउटर फेस होगा, एक इनर फेस होगा। अगर ये देखो कि ये बाइलेयर है, और अगर यह ग्लाइकोफोरिन है, तो बाहर की ओर एन टर्मिनल है और अंदर की ओर सी टर्मिनल है। पहला चीज ये इसमें क्लियर कट होता है। और बाहर में इसमें बहुत सारे गोल गोल कर देते हैं शुगर रेसिड्यूज जुड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे शुगर रेसिड्यूज जुड़े रहते हैं, अर्थात यह एक ग्लाइकोप्रोटीन। तो एकदम क्लियर कट है कि सिंगल पास है ये। सिंगल पास मतलब एक ही स्पैन में यह मेम्ब्रेन को आर पार करता है। दूसरा क्या है, स्मॉलर है, छोटा है ये। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा है जिसे हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं, तो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन इज हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज रिच। क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, तो आप क्लियर कट जानते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच का कहने का क्या मतलब होता है। क्योंकि यहां बहुत सारे सवाल उठकर खड़े होते हैं, समझ गए ना, कि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेसिड्यूज रिच क्यों कहा गया। क्योंकि यहां पर तो फॉस्फोलिपिड होता है जिसका हाइड्रोकार्बन टेल होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है। तो वहां अगर हाइड्रोफोबिक नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। और इस हाइड्रोफोबिक रिच में बड़ा एक यूनिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, यूनिक सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है ग्लाइसिन एक्स 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 ग्लाइसिन। हम सब जानते हैं कि ग्लाइसिन जो है वो हाइड्रोफोबिक है। ओके,
हाइड्रोफोबिक है। और ये जो X है, सामान्यतः यह भी नॉन पोलर रेसिड्यू रिच होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यू। अब देखो नॉन पोलर अमाइनो एसिड रेसिड्यूज कौन कौन से होते हैं? हम लोग कहते हैं ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मेथियोनिन। तो सामान्यतः ये जो XXX भी जो है वह क्या रिच होता है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच होता है। लेकिन सारे के सारे अमाइनो एसिड जो है इसमें वो हाइड्रोफोबिक हो यह जरूरी नहीं है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अब आगे जो बात बनती है वो कहता है कि ये छोटा तो है, टोटल 131 रेसिड्यूज आर प्रेजेंट इन वन ग्लाइकोफोरिन। अगर कोई पूछता है कि ग्लाइकोफोरिन कितने अमाइनो एसिड से बना हुआ है, 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज से बना। अब इसका एन टर्मिनल जो है वो किधर है साहब? बाहर की ओर है ना? तो होता है कि एन टर्मिनल इज एक्सपोज्ड टू द साइटोसोलिक, नहीं, टू द एक्स्ट्रासाइटोसोलिक फेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी मेम्ब्रेन। आरबीसी मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रासाइटोसोलिक फेस पर क्या है? एन टर्मिनल है। हाँ, ओलिगोसेकेराइड्स, oligosaccharides chains are linked covalently to glycophorin at extracytosolic phase। ठीक है, तो यह एक प्रकार से इसके लोकेशंस को जस्ट, तो शुगर रेसिड्यूज जो है वह बाहर की ओर जुड़ते हैं इसमें। तो जो मेम्ब्रेन का ये प्रोटीन है, तो सोचो कि ऐसे ये प्रोटीन है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, और ये इसका मेम्ब्रेन का स्पैन है, ये सिंगल स्पैन अल्फा हेलिकल प्रोटीन है। तो यहीं पर जो है सुगर्स जो है वो जुड़ते हैं। अब सुगर्स कैसे जुड़ते हैं ये सब हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं आप लोगों से, ठीक है ना? या तो सेरिन से जुड़ेगा, या थ्रियोनिन से जुड़ेगा, या फिर टायरोसिन से जुड़ेगा। पोजीशन भी स्पेसिफिक रहेगा। इसी शुगर के बारे में कहते हैं कि वन ग्लाइकोफोरिन में कंटेन, क्या रख सकता है? about 100 sugar residues, about 100 sugar residues। सोचिए 100 सुगर रेसिड्यूज रख सकते हैं इन 16 ओलिगोसैकेराइड चेन्स। जैसे मान लो कि यह एक ओलिगोसैकेराइड चेन है, तो यह एक हो गया, दिस इज 1। अब ऐसा ही एक, 2, फिर ऐसा ही एक, आप यहां तो चूंकि हम छोटा बनाए हैं बाहर का एंड, 3, ऐसे करते हुए दे 2 3 करते हुए 11 16 ऐसे ओलिगोसैकेराइड चेन जो होंगे वह इसके ऊपर दिखेंगे। मतलब अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन कुछ ऐसे रहता है तो जो 1 2 3 4 5 6 एकदम झब्बा लगा हुआ, ऐसे आप समझे, ठीक है? और जब ये ओलिगोसैकेराइड चेन्स इतने सारे हैं, उसमें ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब क्या हो गया? अमाइनो एसिड
जैसे कि सेरीन है, सेरीन का OH जो है, ये OH जुड़ेगा शुगर के OH से, ठीक है, और वाटर इसमें से टूटकर बाहर निकल जाएगा। जब वाटर टूटकर बाहर निकल जाएगा तो क्या मिलेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन मिलेगा जो दोनों को जोड़ता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। दूसरा होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिडिक लिंकेज। इसमें क्या होता है, इसमें अमाइनो एसिड है एस्पैराजाइन, ASN, एस्पैराजाइन, ठीक है। इसके लास्ट में NH2 ग्रुप है, NH, NH2 ग्रुप है, वो शुगर के OH से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल टूटकर बाहर निकल जाता है, HO और ये H टूटकर बाहर निकल गया। रिजल्ट क्या हो गया, अब ये सीधे इस नाइट्रोजन से जुड़ता है, और जब शुगर इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यह दोनों तरह के लिंकेज जो है वह ग्लाइकोफोरिन में मिलता है। अब है क्या कि आप देखें कि जो शुगर होता है, सुगर यूनिट्स इन द ग्लाइकोफोरिन, ग्लाइकोफोरिन में जो शुगर यूनिट होता है ना, उसमें 90% के करीब सियालिक एसिड होता है। सियालिक एसिड को दूसरे टर्म हम लोग बोलते हैं नाना। नाना का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ठीक है। और इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ग्लाइकोफोरिन आप देख रहे हैं, ये सरफेस के बाहर जो है इस पर क्या होंगे, ढेर सारे नेगेटिव चार्ज होंगे। क्यों नेगेटिव चार्ज होंगे, बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सियालिक एसिड्स। यह इसका एक नेचर है ग्लाइकोफोरिन। अब हम लोग आगे आते हैं तो देखते हैं कि सी टर्मिनल, तो सी टर्मिनल कहाँ है, सी टर्मिनल ऑफ ग्लाइकोफोरिन कहाँ लोकेट करता है, तो साइटोसोलिक फेस में, located towards the cytosolic face of the RBC membrane, ठीक है। RBC मेम्ब्रेन के साइटोसोलिक फेस पर यह मौजूद रहता है। बढ़िया। तो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुआ। अब क्या है कि अगर हम ग्लाइकोफोरिन को ऐसे करके एक डायग्राम से देखें, ठीक है, एक समझने के लिए डायग्राम दिया हुआ है, तो बीच में क्या है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसमें हाइड्रोफोबिक डोमेन है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, और यहाँ क्या, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन के बीच से पास करता है, और मोस्टली क्या होते हैं यहां पर, मोस्टली हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज, ज्यादातर यही होते हैं इसमें। ये हो गया हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू का हिस्सा, यहाँ पर ज्यादातर अमीनो एसिड्स क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक। और जब इसको काउंट किया जाता है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक कितने अमीनो एसिड मिलते हैं, 23 अमीनो एसिड्स, 23 अमीनो एसिड रेसिड्यूज, ये यहां प्राप्त होता है। और इस 22 अमीनो एसिड्स में 4 जो है ना, 4 चार्ज्ड अमीनो एसिड्स रेसिड्यूज मौजूद रहते हैं।
और ये 4 में कौन है? 2 है आर्जिनिन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और 2 जो है वो है लाइसिन, और इस पर भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो आउट ऑफ 23 4 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो 4 जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? ठीक है ना, तो दीज पॉजिटिव चार्ज्ड रेसिड्यूज interact with phosphatidylserine, serine, इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है एट इनर लीफलेट। जो नीचे का लीफलेट होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं ना डायग्राम, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं और ऐसे बनाते हैं, तो ये तो नीचे का लीफलेट हो गया। तो यहीं पर ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पर मौजूद होते हैं। और ये अमाइनो एसिड्स इसके साथ, यहाँ अगर फॉस्फेटिडाइलसेरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ ही पॉजिटिव चार्ज इंटरैक्ट करता है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आयोनिक इंटरेक्शन करता है। क्या करता है ये? आयनिक इंटरेक्शन। तो ये जो हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ऑफ इसका देखें ग्लाइकोफोरिन का, तो यह ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन मोस्टली किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज से बना हुआ। टोटल कितने अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं? 23 यहाँ होता है। इसमें कितने चार्ज हैं? 4 हैं। 4 में कितने हैं? 2 आर्जिनिन है, 2 लाइसिन है। दोनों पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज किससे इंटरेक्ट करते हैं? ये फॉस्फेटिडाइलसेरीन के हेड से इंटरेक्ट करते हैं। इसका हेड कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये फॉस्फेटिडाइलसेरीन कहाँ होता है? इनर लीफलेट में होता है। तो इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है। अब है ये आरबीसी मेम्ब्रेन में, इन द आरबीसी मेम्ब्रेन एक साथ हमेशा 2 ग्लाइकोफोरिड हमें दिखता है। इन आरबीसी मेम्ब्रेन ग्लाइकोफोरिन always found in homodimer form। कहने का मतलब है कि जब भी मिलेंगे तो आपको 2 मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि ये एक है, ठीक ऐसा ही एक और भी साथ मिलेगा, मतलब ये हमेशा होमोडाइमर होंगे। सवाल आता है कि होमोडाइमर क्यों? क्योंकि यह जो है वो एक, हम क्या कहते हैं इसको, कि मान लो कि क्या डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ 2 मॉलिक्यूल रहने से ग्लाइकोफोरिन का काम जो है वह ज्यादा बेहतर दिखता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बोथ इंटरैक्ट थ्रू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? एक संबंध स्थापित करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। तो अब ये जो जानकारी हो गई, यह पूरी जानकारी जो है वो किसके बारे में है? ग्लाइकोफोरिन के बारे में है। ठीक है, आरबीसी के मेम्ब्रेन में तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है वो होता है बैंड 3 प्रोटीन। बैंड 3 प्रोटीन, ठीक है। बैंड इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि जब इसको शुरुआती दौर में देखा जा रहा था बैंडिंग पैटर्न में, तो तीसरा जो प्रोटीन का बैंड था वो एक्चुअली यही प्रोटीन था, इसलिए इसको हम लोगों ने बैंड 3 के नाम से ही बोला।
इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टी पास, मतलब एक मेम्ब्रेन में इसके एक से ज्यादा स्ट्रैंड। तो कितने बार है? 12 अल्फा हेलिकल स्ट्रैंड्स, 12 अल्फा हेलिकल स्पैन। तो मल्टी पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मतलब अगर एक मेम्ब्रेन आप देख लें, हाँ, देखो ये लिपिड बाइलेयर हो गया। इस लिपिड बाइलेयर में ये प्रोटीन जो है, यह प्रोटीन 12 बार विजिट करेगा। 1 2 3, मतलब अरे रे, एक ही हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सोचें आपकी 12 बार जो है ये इस पूरे मेम्ब्रेन में घूमता है, तो काफी बड़ा प्रोटीन हो गया साहब, ये छोटा मोटा प्रोटीन तो है नहीं। तो 12 स्पैन्स मल्टीपास ये प्रोटीन है। अब अगला टर्म आता है कि बैंड 3 का काम क्या है भाई? बैंड 3 अगर काम देखें, ये कैटलाइज करता है। कैटलाइज मतलब एंजाइम की तरह काम करता है। द कपल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनायंस, एनायंस का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब मेम्ब्रेन में ये एनायंस का ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, ये टोटल 930 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज का बना हुआ है। तो आप देखें कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है। ये इसेंशियल है, इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कहते हैं कि मेच्योर्ड आरबीसी का क्या काम है हम लोगों में? तो आरबीसी जो है उसका दो ही काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो काम आरबीसी का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में इसका बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर कहाँ होता है? हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर टिश्यूज में होता है। जहां काम होता है वहां बनता है ये। और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कहाँ होता है? रिलीज्ड आउट, ये लंग्स, लंग्स में ये काम होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है उसमें इसका रोल बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। हम सब जानते हैं कि सेल के अंदर में आरबीसी में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है, जुड़ के बनाता है ये कार्बोनिक एसिड, सब लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्योंकि ब्लड का पीएच जो है वो न्यूट्रल है, तो एट न्यूट्रल पीएच ये टूट जाता है प्रोटॉन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जरूरी है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बाहर निकला और सेल के बाहर रिलीज हुआ, बाहर जो वाटर है उस वाटर के साथ ये तुरंत कंबाइंड करेगा प्लाज्मा में और कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और न्यूट्रल पीएच होने के कारण वो तुरंत आयनाइज हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक बाइकार्बोनेट में। ये काम आरबीसी में भी होता है। चूंकि हम लोग आरबीसी के अंदर ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं,
तो हमको जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर इस काम को तेजी से कराने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम। अब क्या होता है कि इसको बाइकार्बोनेट निकालना होता है। देखिए, ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया आरबीसी। आरबीसी क्या कर रहा है, बहुत तेजी से बाइकार्बोनेट आयन को वो शिफ्ट करता है कहां पर, प्लाज्मा में। ठीक है, अब चूंकि ये एक निगेटिवली चार्ज एनायन है, मतलब कि ये एनायन है, तो इसको चार्ज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए ये प्लाज्मा से क्लोराइड को आरबीसी के अंदर में डालता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। ये जो आप दीवार देख रहे हैं बीच में, ये क्या है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। यह आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा जहां क्लोराइड देता है आयन, नेगेटिवली चार्ज है, वहीं पर आरबीसी जो है वो बाइकार्बोनेट आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इसको शिफ्ट करता है प्लाज्मा में, और क्लोराइड इसको खाली जगह को भरता है। इससे क्या होता है कि चार्ज बैलेंस बना रहता है। चार्ज बैलेंस बना रहता है। भाई अगर एक नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ गया, सोचो कि एक नेगेटिव चार्ज यहाँ गया प्लाज्मा में, एक ही नेगेटिव चार्ज जो है वो आ गया कहां पर, आरबीसी में वापस। तो चार्ज में कोई इश्यू नहीं होता। ये आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ये बैंड 3 होता है। दैट्स वाई बैंड 3 को क्या कहते हैं लोग, इज एनायन ट्रांसपोर्टर। एनायन ट्रांसपोर्टर। और ये एनायन ट्रांसपोर्टर कैसे होता है, ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है, और ये देखिए ये है आपका बैंड 3। ठीक है, ये जो बैंड 3 है ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है। यह प्लाज्मा से लेता है क्या, क्लोराइड, और बदले में क्या देता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये प्लाज्मा हो गया, ये आरबीसी, और ये हो गया बैंड 3। So this is the role of band 3 in the membrane. बैंड 3 इसी काम के लिए मेम्ब्रेन में जाना जाता है। जी सर। तो अगर बैंड 4.1 के बारे में पूछे तो आप आराम से कहेंगे कि ये स्पेक्ट्रम एक्टिन साइटोस्केलेटन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ता है। और बाकी एक्टिन वैक्टिन के बारे में तो नॉर्मली हम पढ़ते ही हैं, उसको यहाँ अलग से बताने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है।